हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज हम 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर लिया है, बहुविकल्पी तथा अति लघु उत्तरीय। आज हम कवर करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और दोस्तों, अदर सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमने सभी सब्जेक्टों की मैराथन करा दिया है। तो अभी तक ने आप वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया था। क्या क्या? पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की शिक्षा भी दी जाए। उन्होंने क्या कहा था कि पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए। अध्यापकों को प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं, प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। और लॉर्ड कर्जन क्या कहते थे कि लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों की आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रयास किए। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन की शिक्षा के नीति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या हैं। तो अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, या देनी चाहिए। फिर संविधान संशोधन 2002 में भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 के का में ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया था सरकार ने। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या क्या थी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, उद्देश्यों की अस्पष्टता होना, स्कूलों की अनुपलब्धता होना यानी कि स्कूल न होना, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होना, अनुसंधान व नवाचार की कमी आदि। ठीक है, यानी कि अनुसंधान व नवाचार की कमी होना, प्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक, यानी कि प्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन यानी कि उनके अंदर स्नेह ना हो, ठीक है, विहीन अध्यापक की कमी, ये ही प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तो। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि भारत में शिक्षा के प्रसार में चार्ल्स ने सबसे अधिक जोर दिया। इन्हों क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में शिक्षा प्रसार में सबसे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। उनकी धारणा थी कि इससे भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि भारतीयों के विचारों में बदलाव आएगा और वे ईसाई धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। उनसे हिंदू और अज्ञानता का वर्णन अपनी पुस्तक में किया और 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की। वो सूत्री योजना कौन कौन सी थी? ईसाई धर्म का प्रचार करना, पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान का प्रचार करना, अंग्रेज साहित्य की शिक्षा देना, भारत में विद्यालय की स्थापना करना, अंग्रेजी विद्यालय से शिक्षा प्रदान करना। ये थे उनके 5 सूत्री योजना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारतीय प्रणाली का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर भारत पर शिक्षा पर
के प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा अधिक जोर दिया था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत दी जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री क्या है, गैर मुद्रित सामग्री, मुद्रित सामग्री। गैर मुद्रित सामग्री क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। गैर मुद्रित सामग्री के अंतर्गत ब्लॉक, पहेलियाँ, खेल, खिलौने, टाइल्स एवं पट्टियाँ, फुटबॉल, प्राथमिक विज्ञान किट आदि आते हैं। कक्षा का सामान, कुर्सी, मेज, चटाई, बक्से, ब्लैक बोर्ड आदि आते हैं। मुद्रित, गैर मुद्रित में क्या आते हैं, कुर्सी, मेज, ये सभी कक्षा के जितने भी सामान होते हैं वो गैर मुद्रित में आते हैं। और मुद्रित सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, जैसे बोधात्मक पैकेज खंड 1 और क्रियात्मक पैकेज खंड 2, ठीक है, ये मुद्रित सामग्री में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन क्या क्या है। तो विद्यालय के पास पड़ोस में रहने वाली जनमानस को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीके से जानकारी देना, यानी कि जो विद्यालय के आसपास रह रहा है उसको क्या करना, जनमानस को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीके से जानकारी देना। दूसरा पॉइंट क्या है, समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करना, यानी कि विद्यालय में समय पर उपस्थित हो जाएं, ये अगला पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था, विद्यालय के प्रबंध को छात्रों तथा माता पिता के साथ बैठक करना चाहिए, यानी कि विद्यालय में माता पिता यानी कि पेरेंट्स मीटिंग जिसको आज हम बोलते हैं यो करना चाहिए, ठीक है। विद्यालय के पास पड़ोस के छात्रों की नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करें, यानी कि विद्यालय के पास पड़ोस के छात्रों की नामांकन एवं उपस्थित सुनिश्चित करें, ठीक है, इतना लिख देंगे पर्याप्त रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास में ईसाई मिशनरी के प्रयास, धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का सहारा लिया। इन्होंने क्या लिया, शिक्षा का सहारा लिया अपने धर्म के प्रचार के लिए, जिसके लिए मिशनरियों ने अनेक विद्यालयों एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा की शुरुआत करने के कारण ही ईसाई मिशनरियों को आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। इसी कारण इन्हें क्या माना जाता है, आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है, ठीक है। इन्होंने अनेक राज्यों मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में प्राथमिक विद्यालय खोले। मिशनरियों ने कलकत्ता में एक दान आश्रित विद्यालय खोला। मिशनरियों स्कूलों की विशेषताएं क्या थी कि कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ होने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी, यानी कि स्कूलों में इन्होंने क्या कर दिया था कि ईसाई धर्म की शिक्षा जरूर अवश्य दी जाती थी, तो इनके धर्म का प्रचार भी होता था। अगला पॉइंट क्या है, बालकों की शिक्षा सामग्री निःशुल्क दी जाती थी, यानी कि बालकों को जो शिक्षा दी जाती थी वो क्या दी जाती थी, निःशुल्क दी जाती थी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 9 की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार बनाया गया है। वर्तमान समय में भारत के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या लगभग 90 लाख बालक हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो
उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस अधिकार को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में सरकार ने क्या कर दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और इसको मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में भी 2002 में मौलिक अधिकार में भी कर दिया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संतुष्टियों से अवगत करना था। 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे ओबीबी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया। इसकी रूपरेखा निम्नलिखित है। क्या है इसकी रूपरेखा भाई, उसको भी जान लेते हैं। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख है। विद्यालय तथा कक्षाओं के को आकर्षण बनाने पर बल दिया गया। ठीक है, कि विद्यालय और कक्षाओं को क्या किया, आकर्षण बनाने पर बल दिया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का तथा क्रियाकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली मद के मानक तथा उसकी विशिष्ट निर्धारित की गई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उल्लेख कीजिए। तो क्या थे इनके जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रमुख कार्य? सेवापूर्ण शिक्षकों का प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित देना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन तथा कार्य प्रबंध का कार्यक्रम संचालित करना। ये थे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने सभी वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो मिल जाएंगे। और उसमें हमने 2016 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम की परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए। क्या? बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से पालन करना। कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा। बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। ठीक है, इसमें बाल श्रम में क्या था कि छोटे बच्चों के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उनसे काम ना किसी फैक्ट्री में काम ना करवाया जाए। ठीक है, तो बाल श्रम परियोजना यही थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम
अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर पर सीख सकते हैं। यानी कि इसका क्या था कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है। कौन कौन से? अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, यानी कि सभी छात्र का स्तर एक ही नहीं होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, सबका अलग अलग होता है ना। तो छात्रों के स्तर में अंतर, छात्रों का गिरता हुआ स्तर। ठीक है, ये थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो शिक्षा बोझ के सुझाव क्या क्या थे? बिना बोझ, पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किलोग्राम के लगभग है। ठीक है, यानी कि जो बच्चों का बैग है वो औसत 4 किलोग्राम के लगभग होता है। हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि छात्रों को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम हैं। यानी कि हमारे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम हैं। ठीक है, हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोध है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृहकार, ट्यूशन, कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो जाता है। यानी कि अगर विद्यालय की छुट्टी हुई, स्कूल की छुट्टी हुई, तो उसको ट्यूशन कोचिंग में छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा दी जा सकती है, इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। तो बुनियादी शिक्षा के जनक कौन थे? तो गांधी जी थे। ठीक है, और इसे बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उससे मानसिक स्तर पर पहुंचना है और साथ मानव के हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन करना है। यानी कि इनका क्या था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं, उनकी ज्ञानेंद्रियों का भी यूज हो, मतलब हाथ एवं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ किया जा सकता है। इन्होंने वर्धा शिक्षा में ये या बुनियादी शिक्षा में ये बताया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा की इतिहास को किस प्रकार एक नई शिक्षा नीति प्रदान की? तो वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया। यानी कि प्रतिवर्ष क्या किया? 1 लाख का प्रावधान किया गया। मैकाले के वितरण पत्र से भारत के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निस्पंदन सिद्धांत क्या है? तो निस्पंदन सिद्धांत क्या है कि भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनता को शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित किया जाए। व्यापारियों को कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती है। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उनका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है। यानी कि उनका विचार क्या था कि उच्च वर्गों को हमने शिक्षा दे दें तो वो छन करके, इन्हीं का छनाई सिद्धांत था लॉर्ड मैकाले का।
तो इन्होंने क्या किया था कि उच्च लोगों को शिक्षा दे दी जाए तो निम्न लोगों तक शिक्षा छनकर धीरे धीरे आ जाएगी, इनका ये मानना था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। तो क्या थे सुझाव? 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थायित्व। दूसरा पॉइंट क्या था? शिक्षा में गुणवत्ता एवं पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाए। बालकों को संज्ञात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, यानी कि क्या था? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। दूसरा पॉइंट क्या था? स्नेह रहित शिक्षक, यानी कि शिक्षक क्या थे? स्नेह रहित शिक्षक थे। दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था, अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। और क्या थे? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ एक और समस्या यह है कि यह विभिन्न उम्र के छात्रों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। अगला पॉइंट क्या था? इसमें जीवन में बाद में कम उपलब्धि या ड्राफ्ट आउट दर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों को अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सीखते। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेगा, यानी कि यदि हमारा विश्व सुरक्षित नहीं रहेगा तो उससे देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अधिकार व अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शन सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो क्या था? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसको स्कूल के बाहर से भी जोड़ना, या सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए। पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता हो। बच्चों को सक्रिय सीखने वाले के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता, तथ्यों एवं सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित बनाने की दक्षता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो क्या क्या थी विशेषताएं? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये था। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, यानी कि आप दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करा सकते हैं, जाना चाहते हैं तो उसे किसी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार था, मतलब भेजा जा सकता था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य विवाद क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ। इस संबंध में निम्न दो कारक प्रमुख थे। क्या थे? प्रथम कारक क्या था? इस आज्ञा पत्र में यह निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, परंतु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। ठीक है। द्वितीय क्या था? द्वितीय था 1 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित दी गई थी, जिससे कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण दो वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी या दूसरा पाश्चात्यवाद। ठीक है। तो पाश्चात्यवादी वर्ग क्या था? पाश्चात्यवादी वर्ग में अधिकतर कंपनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे, इसमें अनुभवी अधिकारी थे। और पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी मशीनरी थे, संपूर्ण देश में यत्र तत्र बिखरे हुए थे। अतः इस दल का ना तो कोई संगठित स्वरूप था और ना कोई नेता ही था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्या क्या महत्व थे? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यकताएं सेवाएं प्रदान करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन होने के कारण छात्रों का विद्यालय में ठहराव होने लगा। प्राथमिक स्तर के छात्रों की शिक्षा में अधिकतर सुधार हो गया। विद्यालय की ढांचा में सुधार हो सका। प्राथमिक विद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने से बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही सार्वभौमिक शिक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष क्या थे? तो लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष क्या थे? भारतीय शिक्षा और संस्कृत की उपेक्षा, यानी कि इसमें क्या था इनके दोष? भारतीय शिक्षा और संस्कृत की उपेक्षा थी। ठीक है, ये भी इनका एक दोष था। और क्या था? शिक्षा का व्यवसायीकरण, यानी कि मैकाले शिक्षा प्रणाली के व्यवसायी बना दिया। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना था। ठीक है, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण इन्होंने कर दिया था, यह भी एक दोष था। सामाजिक असमानताएं, मैकाले शिक्षा प्रणाली के ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। इस प्रणाली में केवल उच्च वर्ग के बच्चों को ही शिक्षा दी जाती थी, निम्न वर्ग को नहीं दी जाती थी। ठीक है, यानी कि गरीब एवं पिछड़े वर्गों को इस शिक्षा से दूर रखा गया, वंचित रखा गया। अगला पॉइंट क्या दोस्त क्या था? शिक्षा का औपनिवेशीकरण, यानी कि मैकाले शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों का दास बनाना था। इस प्रणाली में भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के प्रति आकर्षित किया जाए और उन्हें अपनी मूल संस्कृत से दूर कर दिया जाए। इनका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को उनके अपने धर्म से दूर कर दिया जाए और ठीक है, और मतलब उनके हमारी संस्कृत से कि भारतीयों की संस्कृत से दूर कर दिया जाए और उनके संस्कृत को अपना लिया जाए, उनके रूल को अपना लिया जाए। अगला क्या था? शिक्षा का असंतुलन, मैकाले शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा में असंतुलन पैदा किया। इस प्रणाली में दूसरे शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा का से वंचित रखा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को इस शिक्षा से क्या किया? वंचित रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुसंधान कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा के विशेष स्थापना कार्यक्रम क्या थे? एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को लागू करने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा के अधिकार, RTE अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा
मुख्य धारा में लाना, बच्चों में नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल का विकास करना। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापना कार्यक्रम के प्रमुख घटक क्या थे? शिक्षा सामग्री, बच्चों को मुफ्त शिक्षा सामग्री प्रदान करना, जैसे किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबड़ आदि। छात्रवृत्ति, गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। मिड डे मील, बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता था। शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इनके उद्देश्य क्या क्या थे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, समानता, सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना था। निरक्षरता का उन्मूलन, देश के निरक्षरता को पूरी तरह से खत्म करना था। ठीक है, कौशल विकास, बच्चों के विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करना जिससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। सामाजिक जागरूकता, बच्चों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। तो स्कूल चलो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक फैलाना है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करना है। यह अभियान शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत लागू किया गया। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत क्या था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित कराया जाए। इनके उद्देश्य की बात कर लेते हैं अगर हम, तो उद्देश्य क्या थे? सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, बाल श्रम को समाप्त करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। प्रभाव क्या क्या थे भाई? स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लाखों बच्चों को स्कूल में नामांकित किया गया, शिक्षा छोड़ने की दर में कमी आई और बाल श्रम में भी कमी आई, लैंगिक समानता में सुधार हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना है। यानी कि अगर हम बात करें कि बाल श्रम 6 से सरकार ने क्या किया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया था, तो उससे बाल श्रम कम होता। अगर हम बाल श्रम की बात करते हैं तो बाल श्रमिकों की पहचान करना और उन्हें खतरनाक रोजगार से मुक्त कराना, बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्य क्या थे? तो बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, बाल श्रमिकों को उनके परिवारों तक पहुंचाना, लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की उपलब्धियां क्या थी? तो इसके अंतर्गत लाखों बाल श्रमिकों को खतरनाक रोजगार से मुक्त कराया गया, हजारों बाल श्रमिकों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया गया, लाखों बाल श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। और लास्ट पॉइंट है, बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता में वृद्धि हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वुड घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषता को लिखिए। तो वुड घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषता क्या थी? शिक्षा का माध्यम, यानी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पाठ्यक्रम के व्यापक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। परीक्षा प्रणाली में को अपनाया जाएगा जो अधिक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा बिना बोझ के। इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपने सुझाव में क्या क्या कहा? तो उन्होंने कहा,
यशपाल समिति 1992, जिसे शिक्षा बिना बोझ के समिति भी कहा जाता है। यशपाल समिति के सुझाव क्या क्या थे, देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव, यानी कि पाठ्यक्रम को कम करके भार कम करना, आवश्यक विषयों को हटाना, ठीक है। पाठ्यक्रम को गतिशील और प्रशासनिक बनाना, कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना, विभिन्न विषयों के बीच संबंध को स्थापित करना, शिक्षण विधियों में बदलाव, यानी कि रटने के बजाय समझाने पर जोर देना, रचनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग करना, मूल्यांकन में विविधता लाना। बोझ कम करने के अन्य उपाय क्या थे, भारी वस्तुओं को हटाना, स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, गृहकार्य को कम करना, शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना, ठीक है। ये सब क्या थे, पॉइंट थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और ये 100% हम कहते हैं कि आप 1 से 2 बार इन वीडियो को देख लेंगे। जो प्ले लिस्ट में पड़ी हैं अदर सब्जेक्टों की, वो हमने पूरे 2016 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को उसमें कवर किया है और उन वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो ये 100% श्योर है कि इससे कहीं क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं, क्योंकि 2016 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चनों का पूरा सार है, उसमें पूरा कवर किया है। तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लेते हैं तो इससे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये 100% तय है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1813 एवं 1833 के आज्ञापत्र क्या है? तो 1813 से 21 वर्ष बाद 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञापत्र जारी किया। इस आज्ञापत्र में कंपनी का यह उत्तरदायित्व निश्चित किया गया कि वह अपने द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करना चाहिए। आज्ञापत्र की धारा 43 से भारतीयों को लगा कि इस धारा के जुड़ने के फलस्वरूप उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था हो सकेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। तो यशपाल समिति के सुझाव क्या थे? समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRE जैसी परीक्षाएं विकसित करने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की शुरुआत है। यह भी सिफारिश की गई कि यह नया नियामक राजनीतिक दबावों से मुक्त होना, ठीक है। यशपाल समिति बिना बोझ के सीखना, इन्होंने ये किया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने स्कूली बच्चों के अधिक बोझ के मुद्दे पर जाने के लिए यशपाल के अध्यक्ष के साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कभी कभी यशपाल समिति भी कहा जाता है, ठीक है। यशपाल समिति में बिना बोझ के सीखना अर्थात इन्होंने क्या किया था कि बच्चों के जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उनको कम करना था, यानी कि स्कूल में ही बच्चों को क्या करना, पुस्तकों को उपलब्ध कराना, अर्थात बच्चे के बोझ को कम करना था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए NPEPOA के अनुसरण में 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, ठीक है। कब शुरू किया गया था? तो 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक सेटिंग्स में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी शिक्षा की सुविधा के लिए आवश्यक संस्थागत उपकरण और शिक्षण सामग्री प्रदान करना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या क्या थी? शिक्षा का व्यवसायीकरण करना, समान शैक्षिक संरचना, शिक्षा सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड NPE 1986 के तहत 1987-88 में शुरू की गई एक शैक्षिक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ाना। यह सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति
से संबंधित है, जैसे प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक कमरा, 2 शिक्षक, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय उचित आदि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य क्या था? बालकों को समुचित व सर्वांगीण विकास। बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करना था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, अतः उन्हें सर्वप्रथम बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक एवं गैर औपचारिक तरीकों से तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास करना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण निम्न हैं। कौन कौन से? नीति और नियोजन, विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप, स्वैच्छिक एजेंसी एवं अन्य गैर सरकारी संस्थानों की सहायता, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, नेतृत्व प्रशिक्षण, मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास और निगरानी एवं मूल्यांकन आदि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में लिखिए। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का विश्लेषण की व्याख्या। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार है कि लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए और उन्होंने कृषि महाविद्यालयों एवं नीति एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किया। लॉर्ड कर्जन उच्च कोटि के विद्वान कुशल प्रशासक थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने सर्वप्रथम 1001 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला और इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कितने इच्छुक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में संचालित हुई। भारत सरकार ने भारत के 12 बाल श्रम स्थानिक जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की शुरुआत की। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को 21 राज्य के 314 जिलों में लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के लक्ष्य क्या थे? 14 वर्ष के कम आयु के कामकाजी बच्चे, ठीक है, किशोर श्रमिक, 18 वर्ष से आयु खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं। लक्षित क्षेत्रों में बाल श्रमिकों के परिवार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 5 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सीधे मुख्य रूप से लगाया जाना चाहिए। अगला क्या था? 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का पहले जिला परियोजना समिति द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालय के माध्यम से पुनर्वास किया जाता है और फिर उन्हें औपचारिक शिक्षा से परिचित कराया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है DPEP क्या है? इसका परिचय दीजिए। तो DPEP क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनः जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य की योजना 1994 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिनियम की उपलब्धि में सुधार करने और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। जिला प्रशिक्षण शिक्षा कार्यक्रम विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजना में से एक है। इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रबंध भागीदारी प्रक्रियाओं, सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के लिए जिला विशिष्ट योजना सभी स्तर पर जोर देकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना
केंद्र सरकार की एक परियोजना है। केंद्र में 85% राज्य में केवल 15% व्यय करता है, जिसे विश्व बैंक की मदद से 5 पिछड़े हुए राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में शुरू किया गया था। बाद में इसे अन्य राज्यों में विस्तृत किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पी मोस्ट क्या है, उसका परिचय दीजिए। तो पी मोस्ट स्कूल शिक्षकों के सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम है। यह शिक्षा की उभरती चिंताओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 1986-1990 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया जाता है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री और माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। ठीक है, पी मोस्ट कार्यक्रम की रूपरेखा के निम्न गुण हैं। कौन कौन से? बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक गुणवत्ता को प्रोत्साहन पर बल दिया गया। पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षण बनाने पर बल दिया गया। विद्यालयों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षण बनाने पर बल दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है SOPT का पूरा नाम लिखिए, इसके 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका पूरा नाम लिखना है आपको। SOPT का स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग फॉर प्राइमरी टीचर। ठीक है, क्या था? स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग फॉर प्राइमरी टीचर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 1993 से 94 अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना थी। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान प्रबंध और अनुशिक्षण के उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। इनके उद्देश्य क्या क्या थे? NCERT सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना, अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कोमल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना था। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। यह मिशन भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के बाद देश में साक्षरता की गति में तेजी आ गई थी। सन 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत पहले की तुलना में पर्याप्त अधिक प्रदर्शित किया गया। सन 1991 में साक्षरता का जो प्रतिशत 52.21 था, वह 2011 में बढ़कर 74.04 हो गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद ही केरल में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा चुका है तथा इसके कार्यक्रम देश के 561 जिलों में संचालित हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य की बात करते हैं तो सतत शिक्षा योजना की संपूर्ण सफलता के लिए साक्षरता कार्यक्रम को प्राप्त करना तथा लोगों को लक्ष्य सतत अधिगम प्रदान करना, सामाजिक और पेशावरगत विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय मांग की जरूरतों के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना, व्यवसायिक कौशल की खोज करना और मूल साक्षरता को प्राप्त करना था। अनवरत शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था करना जिससे नवसाक्षर लोगों को आगे अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 400 जिले सम्मिलित किए जा चुके हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में शिक्षा निम्नलिखित समस्याएं हैं। भाषी एवं अध्ययन संबंधी मुद्दे, यानी कि अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए भाषी एवं अध्ययन संबंधी मुद्दा प्रमुख है। भारत के ऐसे कई क्षेत्र, खासकर उत्तर पूर्व भारत में एक ही जनपद में नई भाषा एवं बोलियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में भाषा एवं अध्ययन संबंधी समस्या लगातार बनी हुई है। ठीक है, अगला क्या था, स्थानीय सरकारों की भूमिका, यानी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक स्थिति में स्थानीय सरकार बहुत अच्छे ढंग से परिचित होती है, जो ग्रामीण शिक्षा एवं शिक्षा के लिए कार्य कर रही होती है। ठीक है, सीटों संबंधी मुद्दा, इस अधिनियम के में प्रावधान किया गया कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए 25 सीटों निजी विद्यालयों में आरक्षित की जाएं। यह प्रावधान एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद कर सकता है। आज के संदर्भ में इस प्रावधान में लूट खसोट मची है। सरकार निजी विद्यालय में इन 25% सीटों के लिए उपयुक्त धनराशि मुहैया करा रही है, लेकिन निजी विद्यालय इस व्यवस्था के मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वंचित वर्ग से क्या समझते हैं। तो वंचित वर्ग से तात्पर्य है विहीन होना या रहित होना, या समूह का तात्पर्य किसी वर्ग से है, अर्थात एक ऐसा वर्ग समूह उन लोगों से होता है जो समाज की मुख्य धारा से कटे होते हैं या जिन्हें समाज जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित करके रखा जाता है, जिनके अधिकारों का हनन शोषित वर्ग करता है, जो आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं, जिन्हें समाज के शोषित वर्ग के लोग अपने वर्चस्व स्थापित कर अलग अलग कर देते हैं। ऐसे लोगों को वंचित वर्ग कहा जाता है, यानी कि किसी चीज़ से वंचित रह जाना ही वंचित वर्ग होता है। ठीक है, भारत में वंचित वर्ग मुख्यतः दलित एवं निचली जातियों तथा आदिवासी समूह के लोगों को माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऊंची जाति के लोगों ने समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया था और उनके अधिकारों को हनन कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो RTE यानी बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेष बात यह है कि विद्यालय को अच्छे तरीके से चलाने के लिए स्कूल में या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, मुख्य रूप से माताओं व स्कूल में शिक्षकों से मिलकर एक विद्यालय प्रबंधन समिति कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी विद्यालय के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी। सब बच्चे पढ़े, उन सभी को अच्छी शिक्षा मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को के माता पिता स्कूल के ठीक से चलने के लिए व विद्यालय के विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। इस कमेटी के मुख्य कर्तव्य व अधिकार क्या होंगे? इस कमेटी के सदस्य साथ मिलकर स्कूल के विकास व स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए तथा बच्चों को उचित शिक्षा के लिए योजना बनाएं। यह कमेटी विद्यालय को एक अच्छा और आदर्श विद्यालय बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। विद्यालय समिति कमेटी मिड डे मील सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करेगी। कमेटी इस बात की निगरानी करेगी कि समाज के हर वर्ग के बच्चों का पंजीकरण, नामांकन स्कूल में हो व बच्चे लगातार स्कूल में पढ़ने आए, बच्चों का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न ना हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। तो शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था कि शिक्षा सुधार के कार्यों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें वार्ता के शिक्षा संचालकों व मिशनरियों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए बुलाया गया, किंतु भारत के एक भी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया। इसको देखते हुए भारतीयों ने कर्जन के शिक्षा संबंधी कार्यों के प्रति संदेह उत्पन्न की हो गई। ठीक है, भारत में 5 में से 4 गांवों में कोई विद्यालय नहीं है। 4 में से 3 बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है और 40 में से मात्र 1 बालिका
शिक्षा ग्रहण कर पाती, यानी कि 40 में से मात्र 1 बालिका शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। पाठ्यक्रम पूरी तरह साहित्य होना, अंग्रेजी को प्रमुख स्थान देकर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा को में भारतीय भाषाओं को स्थान नहीं देना, प्राथमिक शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाना, प्राथमिक शिक्षा को अंग्रेजी अध्ययन कराना। ठीक है, ये पॉइंट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखिए। तो शिक्षा नीति में ऐसी परिस्थितियों बनाने की बात कही गई जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ाने की प्रेरणा मिले। राज्य में नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनकी गतिविधियां फ्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित है, जिससे आगे बढ़कर सेवाकालीन शिक्षकों का सतत समशीकरण एवं शिक्षा के लिए लगातार अकादमिक सपोर्ट डाइट की स्थापना की गई। ठीक है, सेवा पूर्व प्रशिक्षण शाखा यानी कि संस्था की विभिन्न शाखाओं के कार्य में सहयोग प्रदान करना, विभिन्न कार्यक्रमों में विजय की आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना था। ठीक है, और क्या पॉइंट थे? शारीरिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम को संपादन कराना। ठीक है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन। ठीक है, तो ये थे, इतना लिख दोगे तो पर्याप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बाल अधिकार से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बाल अधिकार मौलिक स्वतंत्रता है जिनका प्रत्येक बच्चे को आनंद लेना चाहिए। इसमें जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और नुकसान से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित है, स्वास्थ्य और पोषित वातावरण से बड़ा हो। बाल श्रमिकों का महत्व क्या थे? तो बाल श्रमिकों के महत्व क्या थे? बाल अधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। वे बच्चों को शोषण व दुर्व्यवहार से बचने में मदद करते हैं। ठीक है, समाज की भूमिका, समाज की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि बाल अधिकारों को कायम रखने में समाज में हर किसी की भूमिका होती है। माता पिता, शिक्षकों और सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि बच्चों के अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा हो। इसमें बच्चों को सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। तो लॉर्ड कर्जन का योगदान क्या था भाई? प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए और उनके वेतन में वृद्धि की जाए। प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, अतः उनका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने क्या बताया कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन्होंने मान्यता प्रदान करने और सहायता अनुदान स्वीकृत करने के नियम कठोर किए जाने चाहिए थे। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने? इनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। सभी माध्यमिक विद्यालयों को प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो राधाकृष्णन आयोग भारत सरकार द्वारा 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुई। इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं पर अपना विचार देना। इनका मुख्य सिफारिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन प्रस्तुत। इस सिफारिश के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। यह केवल उच्च शिक्षा के लिए थी। अगले की बात करते हैं मुदालियर आयोग, 1992 में ये आया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष स्वामी मुदालियन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियन थे। इनके उद्देश्य क्या थे? माध्यमिक शिक्षा की जांच कराना, माध्यमिक शिक्षा का गठन संगठन के बारे में अध्ययन, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा में संबंध। ठीक है, सभी प्रकार के विद्यालयों का आपसी संबंध का अध्ययन कराना, रिपोर्ट देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है? तो शिक्षा नीति में ऐसी परिस्थितियां बनाने की बात कही है जिसमें अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ाने की प्रेरणा मिले। राज्य में
राज्य से नीचे कुछ प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी गतिविधियां प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तक सीमित है। इससे आगे बढ़कर सेवाकालीन शिक्षकों को का सतत समशीकरण एवं शिक्षा के लिए लगातार अकादमिक सपोर्ट डाइट की स्थापना हुई। प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनिकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत 15 से 35 आयु समूह के लिए कार्यात्मक साक्षरता के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रौढ़ साक्षरता के लिए बनाई गई रणनीति व कार्यक्रमों की सफलता के लिए ग्रास रूट लेवल पर अकादमिक व रिपोर्ट प्रदान करना था। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों हमने 2016 से लेके हम आ चुके हैं अब 2023 के मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह हम 100% कहते हैं कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप 2-3 बार आप इन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और जो अदर सब्जेक्ट की वीडियो हैं वो हमने पूरे 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। तो अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जा करके, ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो देख ली। ठीक है, चलते हैं 2023 के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी? मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। इसके तहत भारत में उच्च तथा मध्यम वर्ग एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि इनका क्या मानना था, ऐसे समझ लो कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी जाए तो वो क्षण करके नीचे आ जाएगी। यानी कि इनका मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्ग अपने आप क्षण करके उनके तक वो शिक्षा पहुंच जाती है। इनका मानना ये था। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप तो पर्याप्त रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, वुड डिस्पैच की विशेषताएं क्या थी? स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूली शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों में एंग्लो वर्णाक्षर माध्यम, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा। मैकाले आयोग यह पहला विधि आयोग था जिसे लॉर्ड मैकाले के अधीन 1834 में स्थापित किया गया था। इसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के सिफारिश की गई। मैकाले के वितरण पत्र की बात करते हैं अगर, तो लॉर्ड मैकाले 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया। वितरण पत्र में भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद 1837 में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन वुड डिस्पैच ने भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? तो लॉर्ड कर्जन का शिक्षा में क्या योग था? शिक्षा विभाग का गठन, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? शिक्षा विभाग का गठन किया। शिक्षा नीति, यानी कि कर्जन ने 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषणा की। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा नीति अपनाई। ठीक है, विद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, शिक्षा में कर्जन के योगदान और मूल्यांकन। कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों का भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, शिक्षा का माध्यम, यानी कि आयोग ने सिफारिश की प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, यानी कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए?
हमारी मातृभाषा होना चाहिए, शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का स्तर यानी कि आयोगों ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की, जिसमें शामिल है लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट था हमारा शिक्षा का लक्ष्य, यानी कि आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास बताया है। शिक्षा का दर्शन, आयोग ने शिक्षा का दर्शन समग्र और मानवतावादी बताया है। शिक्षा का भविष्य, आयोग ने शिक्षा के भविष्य की को उज्जवल बताया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह नीति 1986 के तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री राजीव गांधी द्वारा पेश किया गई थी। यह नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है। अगर हम नीति के प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं तो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना था। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियों की बात करते हैं हम, तो शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना में सफलता, शिक्षा के लिए वित्त घोषणा में वृद्धि करना, शिक्षा का ढांचा विकसित करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमियों की बात करते हैं हम, तो शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन की कमी, शिक्षा प्रणाली में सुधार की धीमी गति, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कमी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्व क्या था, तो यह शिक्षा की प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस नीति में शिक्षा में समानता, सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण, ठीक है, क्या था, शिक्षकों का प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों का प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों की नवीनतम विधियों, पाठ्यक्रम मूल्यांकन और बाल मनोवैज्ञानिक आदि विषयों प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रशिक्षण सेवापूर्ण और सेवाकालीन दोनों प्रकार का होना चाहिए। अगला क्या है, शैक्षिक सामग्री का विकास, डाइट विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो वीडियो सामग्री आदि विकसित कराता है। ठीक है, और क्या था भाई, यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होता है। शैक्षिक अनुसंधान, डाइट शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। डाइट शैक्षिक अनुसंधान भी करता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार क्या हो, डाइट शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी काम करता है। यह शिक्षकों की प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, शिक्षा का अभाव। भारत में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती है। यह समस्या गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, लिंग भेद और सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कमी आती है। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर कम होती है। शिक्षकों में कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की कमी के प्रमुख कारण हैं। भाषा की समस्या, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, इसलिए भाषा की समस्या भी आ जाती है। शिक्षकों की कमी, भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है। शिक्षकों की कमी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यह भी कारण था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ECCE का क्या उद्देश्य है। तो ECCE का पहले पूरा नाम जान जाते हैं, क्या है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह उसे 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञात्मक और भाषा शामिल हैं। बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना, बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करना, बच्चों को सामाजिक और भावात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना, बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना। ECCE का लाभ क्या है, ECCE का लाभ क्या है, यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करता है। यह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है। यह बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकास में मदद करता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा के संबंधी मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। एनसीईआरटी के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों को में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, मॉडल पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरण विकसित करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियों तैयार करने में सरकार की सहायता करना, शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो शिक्षा बिना परीक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षार्थियों को केवल ज्ञान मूल्यांकन करने के बजाय समय का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं को केवल 12वीं कक्षा में आयोजित किया जाए, कक्षा 10वीं तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षाओं के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। पाठ्यक्रम में सुधार, यानी पाठ्यक्रम को बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और मूल्यों को शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम में रचनात्मक एवं और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाए। शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षण विधियों को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। शिक्षण विधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाए। शिक्षण विधियों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकी का प्रयोग कर सकें। शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने और उसमें निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। शिक्षकों को छात्रों को प्रेरित करने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। तो दोस्तों, हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर किया है, और सभी सब्जेक्टों के वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट के वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो ये 100% श्योर है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।